अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब सांस की बीमारियां। इस लेक्चर में हमने देखना है कि सांस की बीमारियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, और कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम हो तो ये बीमारी काज हो सकती है। तो सबसे पहले तो अब जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, सांस की जो बीमारियां हैं, ये दुनिया में हर जगह बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की जो कंसंट्रेशन है ना, वो दूसरे ममालिक के निस्बत ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, अब इतनी ट्रैफिक है, उससे जो इतना डेडली स्मोक रिलीज होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं, हार्ड मर्करी वगैरह होते हैं। अब जब उन्होंने हवा में रिलीज़ होना है तो अब हम हवा तो हम सांस लेने के लिए हम हवा तो अंदर लेके जाते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में वो सारे केमिकल्स और एलिमेंट्स जो हैवी मेटल्स हैं वो भी हमारे सांस के थ्रू अंदर चले जाते हैं। उसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। तो इसके नाम से क्या पता हमें चल रहा है कि ये ब्रोंकाई का डिसऑर्डर, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकाई। इसमें क्या होता है, ये ट्रेकिया आगे दो ट्यूब्स में डिवाइड होती थी, इसको ब्रोंकाई कहते थे, जो कि लंग्स में आगे एंटर हो जाती थी। ये ट्रेकिया था और ये क्या है? ब्रोंकाई। अब होता क्या है कि ब्रोंकाइटिस में होता है ऐसा है कि जो ब्रोंकाई के अंदर एक्सेसिव सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है म्यूकस की, ठीक है। म्यूकस क्या है? उसने ब्रोंकाई के अंदर उसकी सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है, इसके अंदर म्यूकस आना शुरू हो जाता है और ये इसके रिजल्ट में जो ये ट्यूब्स हैं वो स्वेलिंग इनमें होना शुरू हो जाती है, वो स्वेल हो जाती हैं। ओके, तो क्या हमने देखा अभी तक? ब्रोंकाई के अंदर सिक्रीशन, म्यूकस की सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से वो स्वेल हो जाती हैं। तो अब हमने इसके अंदर जब ये स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है तो इसके रिजल्ट में अब जो ट्यूब्स हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती है। अब जब कोई ट्यूब नैरो हो जाती है तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी भी होगी। तो ये हमारा यहाँ तक ब्रोंकाइटिस का ये इफ़ेक्ट है इसका। आप इसके ऊपर हेडिंग लिख सकते हो, इफ़ेक्ट ऑफ ब्रोंकाइटिस। उसके बाद आता है इसका कॉज, कि किस वजह से बीमारी होती है। इसकी तरफ चलते हैं, काज ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन इसका जो मेन इसकी रीज़न होती है ब्रोंकाइटिस की, वो है स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें ब्रोंकाइटिस की रेशो ज़्यादा होती है। तो स्मोकिंग के केस में क्या होता है, टोबैको है जो, उसको हम इनहेल ज़्यादा करते हैं, तो उसके केस में ब्रोंकाइटिस और हमारे जो ब्रोंकाई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। जो ब्रोंकाइटिस ये एक्चुअली क्या है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है ब्रोंकाई में। तो यहाँ फिर ऐसा हो सकता है कि वायरस के अटैक से, बैक्टीरिया के अटैक से बीमारी हो सकती है। यहाँ फिर केमिकल इरिटेंट्स, यहाँ हम अगर केमिकल इनहेल करें तो ब्रोंकाइटिस की वजह बन सकती है। केमिकल इरिटेंट्स में, और केमिकल इरिटेंट में सबसे मेजर क्या है? टोबैको। इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं टोबैको के अंदर, निकोटीन है, ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। उसके बाद ब्रोंकाइटिस की टाइप्स आती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है शदीद और क्रोनिक का मतलब होता है दायमी, मतलब परमानेंट बीमारी है। तो अब इनको वन बाय वन देखते हैं, एक्यूट में क्या होता है और क्रोनिक में क्या होता है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, जो एक्यूट है उसके अंदर वो कहता है कि जो पेशेंट है जिसको ये ब्रोंकाइटिस हुआ है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ है, वो जल्दी रिकवर हो जाता है। तकरीबन 2 वीक्स के अंदर अंदर वो रिकवर हो जाता है विथ नो परमानेंट डैमेज
with no permanent damage to his or her bronchi। इसका मतलब क्या है, एक्यूट के अंदर होता तो ये स्फीयर है लेकिन वो रिकवर हो जाता है, उसकी ब्रोंकाई जो उसकी ट्यूब्स हैं उसको कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, वो इंसान उसका ट्रीटमेंट करवाए तो वो ठीक हो जाता है। बट इन केस ऑफ क्रोनिक द डिजीज इज परमानेंट। यहाँ पर जो क्रोनिक डिजीज है इसके अंदर जो ब्रोंकाई है उसका, इसको परमानेंट डैमेज होता है। ठीक है, फॉलो कर लिया आपने। एक्यूट में क्या है, उसकी ब्रोंकाई को परमानेंट डैमेज नहीं होता, 2 वीक्स के अंदर वो ठीक हो जाता है, लेकिन ब्रोंकाई के अंदर उसके ब्रोंकाई को परमानेंट डैमेज हो जाता है। और ये तकरीबन इसका जो ड्यूरेशन है इसका वो है तकरीबन 3 मंथ से 2 ईयर्स तक, 2 साल तक ये रहता है। 3 महीने से लेकर 2 साल तक ये उस शख्स में रहता है। तो यहाँ तक हमारा ये था टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट और क्रोनिक। उसके बाद इसका हम देखते हैं सिम्टम्स, मतलब अगर किसी को ये बीमारी हो गई है ब्रोंकाइटिस तो हमें कौन सी ऐसी अलामात उसमें शो होंगी कि हमें पता चलेगा कि इसको ब्रोंकाइटिस हुआ है। तो उसकी तरफ चलते हैं। सिम्टम्स, अलामात कौन सी हैं? जिस शख्स को ब्रोंकाइटिस हुआ है उसको कफ होगी, ठीक है, उसकी सिम्टम्स में कफ शामिल होगी, खांसी होती है उसको बहुत ज़्यादा, माइल्ड वीजिंग होगी। माइल्ड वीजिंग का मतलब है रात को सोते वक्त जब वो सोता है तो उसके ना सांस लेने के साथ साथ उसकी सीटी की आवाज़ भी निकलती है उसके अंदर से, ठीक है, तो उसको कहते हैं माइल्ड वीजिंग। फीवर होता है, ठीक है, उसको टेम्परेचर होता है साथ में, इसके अलावा चिल, उसको ठंड लगती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन स्पेशली उस केस में उसको थोड़ा मसला होता है, डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में जब वो कोई हार्ड जॉब कर रहा हो, कोई सख्त काम कर रहा हो, अगर वो काफ़ी दूर से चल के आया हो या फिर उसने कोई चीज़ पकड़ ली हो, हैवी वेट पकड़ लिया हो, उसने उठाया हो, तो उस वजह से उसको फिर सांस लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है एम्फीसीमा। इसकी तरफ चलते हैं। एम्फीसीमा क्या है? सेकंड डिसऑर्डर जो है रेस्पिरेटरी का वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा है, अब ब्रोंकाइटिस को देखा हमने, वो ब्रोंकाई की डिस्ट्रक्शन थी, उसके अंदर उसकी ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो गया था। और एम्फीसीमा क्या है? ये एक्चुअली की वॉल की डिस्ट्रक्शन। इस केस में एम्फीसीमा जिसको ये डिसऑर्डर होता है उसके साथ क्या होता है कि उसकी जो एल्व्यूलाई हैं, अब यहाँ पे हम ड्रा करते हैं एल्व्यूलाई। क्या हमने पढ़ा था, हमने देखा ये ट्रेकिया था, ये आगे 2 स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हुआ था और लंग्स में एंटर हो गया था। उसके बाद एल्व्यूलर डक्ट में इसके स्मॉल पाउचेस बन गए थे, इनको हमने कहा था ये एल्व्यूलाई हैं। तो जो एम्फीसीमा है वो क्या है? एल्व्यूलाई की वॉल, यहाँ पर इसकी जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। अब किस वजह से होती हैं? असल में ये ऐसा क्यों होता है? अब इसकी वजह से जब ये इसकी वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो अब जब ये डिस्ट्रक्शन होती है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है? इनकी जो सैक्स हैं, ये जो सैक हैं, इनकी थैलियाँ जो हैं ये ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, बड़ी हो जाती है, लेकिन सरफेस एरिया कम हो जाता है। अब गैसेस एक्सचेंज के लिए आपको पता है एल्व्यूलाई ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होना होता है। अब यहाँ पर इसका जो एरिया है, मतलब इसके सैक्स तो बड़े हो गए हैं लेकिन सरफेस एरिया कम है। अब सरफेस एरिया गैसेस एक्सचेंज के लिए तो सरफेस एरिया ज़रूरी होता है, इस वजह से अब इस केस में भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा ठीक से। और उस केस में क्या होगा कि लंग्स, जो लंग के टिश्यूज़ हैं, जब वैसे तो नॉर्मल जब एक्सहेल करते हैं तो लंग्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, बट इन केस एम्फीसीमा, अब उस शख्स को जिसको एम्फीसीमा है उसके लंग्स एक्सहेलेशन के बाद नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ सकते, ठीक है, उसकी नॉर्मल शेप वो गेन नहीं करते। अब क्या होगा इस केस में? जो लंग्स में हवा एंटर हुई है
ठीक है, जो हवा अंदर आई है, जब इनहेलेशन के केस में हम हवा अंदर लेके जाते हैं तो वो ट्रैप हो जाती है इनके अंदर, इस सैक में ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं जा सकती। तो ऑक्सीजन तो आ गई है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अंदर मौजूद है, तो वो तो बाहर नहीं जा सकती, तो वो तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल साबित होगी। तो इस वजह से अब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। जब हवा अंदर ट्रैप हो जाएगी, वो बाहर नहीं जा सकेगी, तो बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा उस शख्स को। उसके बाद हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि उस शख्स को एम्फीसीमा है। तो उसकी तरफ देखते हैं वो क्या है इसके सिम्टम। इसके सिम्टम्स में सबसे पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें सबसे मेन और मेजर जो सिम्टम्स होता है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में मसला होगा, फ्रीली वो स्मूथली सांस नहीं ले सकता, वो फैटिग, थकावट होगी उसको, ठीक है, थोड़ा सा काम कर लेगा और उसको थकावट होना शुरू हो जाएगी। रिकरेंट, थर्ड वन इज रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता रहेगा, उसको थोड़े वक्फे के बाद उसको सांस लेने में मसला होगा, ज़रा से काम करने से उसको थकावट हो जाएगी। ये अमल वक्फे के साथ उसको ये होता रहेगा। फोर्थ वन है वेट लॉस, उसका वजन भी घटना शुरू हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स थे। और उसके बाद मेजर इसके अंदर पॉइंट वो है कि जब एक शख्स को एम्फीसीमा के सिम्टम्स का पता चलना शुरू हो जाता है, उससे पहले उसके जो लंग्स हैं, लंग टिश्यू 50 से 70% तक उसके लंग टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो चुके होते हैं। ये इतना सीवियर है, इतना डेंजरस है ये, कि जब एक शख्स में ये इसके सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, उससे तब तक जो एम्फीसीमा है उसके लंग टिश्यू का 50 to 70% सब कुछ उसका डिस्ट्रक्ट कर चुके होते हैं। तो इस कदर ये डेंजरस डिसऑर्डर है। तो उसके बाद इसके केस में क्या होता है, उस शख्स में लेवल जो ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड के अंदर वो भी कम होना शुरू हो जाता है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती है। अब इसका हम बात देखते हैं कि वो ऑक्सीजन की कमी का क्या फ़र्क है उसके ब्लड में। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वो क्या होगा। अब हमने लास्ट लेक्चर में अपना देखा था जब एयर पैसेज वे की बात, हमने देखा कि एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज होता है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी ज़्यादा। यहाँ पर हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और एल्वियोलाई के अंदर एयर थी, मतलब ऑक्सीजन थी इसके अंदर ऑक्सीजन थी। अब यहाँ पर एक्सचेंज होना है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आनी थी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगी। तो अब जब ये नॉर्मल पाथ पे उसको नहीं मिल रहा एक्सचेंज करने का, तो एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा सकेगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर नहीं जा सकेगी कि वो दोबारा उसको पीछे वाले ऑर्गन में जाते जाते उसको एक्सहेल कर सके। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेशन होंगी, ठीक से गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो सकेगा, ब्लड को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा।